हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 साइंस सेट 8 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये सेट 8 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरी जरूर देखना। ये बिहार बोर्ड 2021 के लिए आया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि इस क्वेश्चन को आप हमेशा के लिए याद कर सकें। ठीक है ना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अगर चाहते हो कि इस क्वेश्चन को हम पीडीएफ में डाउनलोड करें, तो आप इस क्वेश्चन को पीडीएफ में जरूर डाउनलोड कर सकते हो। और पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए क्यों आवश्यक होता है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जिस स्टूडेंट को कोई किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी क्वेश्चन याद करते हैं और 2-4 दिन में भूल जाते हैं, उनके लिए इस क्वेश्चन को पीडीएफ में डाउनलोड करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि वो जब भी क्वेश्चन भूलते हैं तो इसको पीडीएफ को खोलेगा और आसानी से इस क्वेश्चन को एक बार देखेगा तो याद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों पीडीएफ में जरूर डाउनलोड कर लेना। और पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करोगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नोट में लिखा गया है, पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए विजिट करें www.ranjanstudy.com। आप वहाँ पर जाइएगा तो हमारा वेबसाइट खुलेगा। हमारे वेबसाइट पर आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे 5 नंबर क्वेश्चन आता है और 5 नंबर क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है और 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है और कौन कौन सा 5 नंबर का क्वेश्चन इस बार आने वाला है, सब मैं बताऊंगा। बस आप इस चैनल पर बने रहना। और चैनल पर कैसे बने रहना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करते समय उस लाल वाले घंटे को भी दबा देना, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। जी हाँ दोस्तों, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो यहाँ पर दोस्तों एम्पियर यानी कि करंट का सही मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर यानी कि एम्पियर करंट नापने की इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, याद रखना। करंट को इंग्लिश में करंट ही कहते हैं, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, पावर को पावर कहते हैं, वोल्टेज को वोल्टेज कहते हैं। जो कि आपका ऑप्शन नंबर में दिया होगा। एक पेज इंग्लिश दिया होगा, एक पेज हिंदी। आप लोग इंग्लिश में भी जानोगे तो उसमें भी टिक लगा सकते हो। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फोर्स। फोर्स यानी कि बल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि बल जो होता है वो वेक्टर मात्रा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और ऊर्जा, ऊर्जा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एनर्जी कहते हैं। तापमान को टेम्परेचर कहते हैं, बल को फोर्स कहते हैं और चाल को स्पीड कहते हैं। आप लोग याद रखना। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसे नापा या तौला जा सकता है वो सदिश राशि मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, और जिसे नापा या तोला नहीं जा सकता वो एक अदिश राशि हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दरम्यान। दरम्यान को इंग्लिश में हम लोग मास कहते हैं। मास को नापा या तोला जा सकता है, इसलिए एक सदिश राशि नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखना। दरम्यान को इंग्लिश में हम लोग मास कहते हैं और संवेग को क्या कहते हैं, मोमेंटम। वेग को स्पीड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कोणीय मतलब वेग को एंगुलर वेलोसिटी, और वेग को यहाँ पर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अदिश राशि है। सिर्फ आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि अदिश राशि है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं और एनर्जी जैसा ही मात्रक होता है, जूल भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड में पूछता है, इंटर में भी पूछता है, मैट्रिक में भी पूछता है कि एनर्जी का सही मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है और जूल भी होता है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, तो यहाँ पर ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इसका आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग एक सदिश राशि होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। संवेग को मोमेंटम कहते हैं, ऊर्जा को एनर्जी, दाब को प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में, और कार्य को वर्क कहते हैं। ठीक है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक होता है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में कई बार आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो सुचालक कौन है? तो इसमें ऑप्शन जो बी में है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही विद्युत का सबसे औसत सुचालक होता है, ठीक है, याद रखना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ चुका है कि निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, या फिर निम्नलिखित में से कौन एक कार्बन का अपरूप है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा भी होगा, फ्लोरीन भी होगा और ग्रेफाइट भी होगा। इसका मतलब इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चारों मतलब तीनों राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। आप तीनों में से कोई भी याद कर लेना, तीनों याद कर लेना, आपके ऑप्शन में एक ही होगा। अगर तीनों होगा तो तीनों टिक लगाना, और तीनों होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही लगाना, क्योंकि इनमें से सभी यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में जो एथनॉल होता है वो अल्कोहल पेय के लिए काफ़ी अधिक उपयुक्त होता है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा कि मेथनॉल और एथनॉल का अणु सूत्र क्या होता है। आपके बोर्ड में एक बार पूछा था कि 2 बार मेथनॉल का सूत्र क्या होता है, और हर बार पूछता है कि एथनॉल का सूत्र क्या होता है। तो ज़्यादातर पर एथनॉल का पूछा जाता है, तो एथनॉल को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो CH3 हो जाएगा और OH हो जाएगा, क्योंकि ये एथनॉल का सूत्र होता है। आप लोग इसे जरूर याद रखना। एथनॉल का पूछता है, बेंजीन का पूछता है आपके बोर्ड में, फिनॉल का पूछता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछता है, अल्कोहल को किससे सूचित करते हैं वो पूछता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे सूचित करते हैं वो भी पूछता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछता है दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप याद नहीं कर पाते हो तो आप बोर्ड में पास नहीं हो सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन कब याद होगा? आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन बताते रहूँगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है कि कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है दोस्तों? तो कार्बन एक अधातु है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 है अधातु, धातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन एक अधातु है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर अधातु। कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। तो क्लोरोफॉर्म का दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है 10 नंबर में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, और 1 नंबर का। लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बताएं, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बताएं। दोस्तों ये बहुत छोटा है और बहुत आसान है, ये विज्ञान का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। और वहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर बना देते हो तो 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और विज्ञान में जरूरी नहीं होता है कि पूरा पेज भरे, बल्कि वो छोटा सा बनाए और विस्तार से बनाए, अच्छे से बनाए, सही सही बनाए, आपको 5 नंबर मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोफॉर्म को कैसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, और आप चैनल पर बने रहना। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। हर मतलब सवाल का मैं जवाब आपको दूंगा कि कौन कौन सा इस बार आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग बस इस चैनल पर बने रहना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर में हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन होता है। केल्विन के का मतलब होगा केल्विन, और डिग्री ऐसे होता है सेल्सियस, तो इतना डिग्री सेल्सियस है, इसको सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन बायो का है 11 नंबर में कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। आप लोग याद रखना, विषाणु के कारण ही हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो यहाँ पर भी इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु में ही एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर विषाणु। विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और अगला क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में एक बार क्वेश्चन शायद आया था, और ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? अभी दोस्तों मैं आपको हाइड्रोफोबिया रोग नामक उत्पन्न कैसे होता है, तो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, मैं आपको बताया था। तो वहीं पर इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया के कारण ही मतलब कि ये घात रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, और ये कहलाता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है, याद रखना। और अगला क्वेश्चन 14 नंबर में है कि सार्स क्या है? तो सार्स क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सार्स का मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, बल्कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना।
और अंतिम क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खसरा नामक बीमारी निम्नलिखित में किसके संक्रमण के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी में है माइक्रोप्लाज्मा, और ऑप्शन नंबर सी में है विषाणु, और डी में है शैवाल। तो इसका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण ही ये होता है। ठीक है, खसरा नामक बीमारी होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगर चाहते हो कि ऐसे ही क्वेश्चन में आपको हर डेली आपको पहुंचाते रहूं, बल्कि साइंस का ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डेली का डेली पहुंचाते रहूं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, और वीडियो को पूरी देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि और सारे दोस्तों के पास पहुँचे और सारे दोस्त भी इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को याद कर सकें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को याद करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।